जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिससे हम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एनालिसिस करते हैं। तो आज 24 मार्च है और आज हमारे पास काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल जो है वो देखने को मिलते हैं। जैसे कि जो अहिर रेजिमेंट है उसके लिए जो मांग की जा रही है तो उसके बारे में हम जानेंगे। देन रिजर्वेशन जो है उसकी एक खास चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है कि जो एमपीज़ है वो अपनी तरफ से यहाँ पर जो रिजर्वेशन है वो प्रोवाइड कर सकते हैं कुछ स्टूडेंट्स को एडमिशन के लिए। तो ये क्या मसला है ये देखेंगे एंड देन फाइनली जो न्यूज़पेपर है उस पर हम नज़र डालेंगे। तो काफ़ी कुछ है जानने के लिए, चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए आप जो मुझे इंस्टाग्राम है उस पर फॉलो कर सकते हो, मयूर मुगरे सर्च करके। आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप वहाँ पर मैसेज कर सकते हो। तो जो भी डाउट्स आते हैं आप वहाँ पर मैसेज ज़रूर कीजिए। तो आपके लिए मैप बेस्ड एक्सरसाइज है। तो यहाँ पर ये जो कंट्री कौन सी आपको बताना है। तो आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इस कंट्री के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है एंड देन वीडियो को रिज्यूम करना है। तो आइए यहाँ पर एक्सप्लेन सेक्शन पर नजर डालते हैं। यहाँ पर अहिर रेजिमेंट जो है उसकी डिमांड जो यहाँ पर चल रही है, जिसकी वजह से स्ट्राइक हमें देखने को मिल रही है, प्रोटेस्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो ये बेसिकली क्या है, क्यों यहाँ पर मांग की जा रही है, उसी के साथ साथ एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर हम जानने वाले हैं। देन ये अगर हम देखते हैं तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये अगर हम देखते हैं तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम एडिटोरियल पेज, आइडियाज पेज देखते हैं तो इसमें से यहाँ पर जो कोटा टू मीनिंग ये वाला जो आर्टिकल है, ये वाला आर्टिकल हम देखेंगे तो बेसिकली यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो पॉलिटिशियंस है उनके पास भी यहाँ पर एक पावर होती है कि कुछ स्टूडेंट्स को वो रिकमेंड करे और उन स्टूडेंट्स को एडमिशन जो है वो दिलवाए। तो ये क्या है और ये क्यों हानिकारक है इसके बारे में हम जानेंगे। देन उसके बाद ये वाला आर्टिकल हम देखते हैं तो अगेन जो पॉलिटिकल आर्टिकल्स है वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। उसी के साथ साथ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर कोविड लेसन्स फॉर टीबी। देखिए अभी कुछ ही दिन पहले जब हमने विमेंस डे का एक आर्टिकल देखा था उसमें हमने देखा था कि टीबी है वो महिलाओं में काफ़ी ज़्यादा फैलता है। तो टीबी को महिलाओं के इससे सशक्त करके कैसे हम रोक सकते हैं, तो वो वाले आर्टिकल में हमने टीबी के बारे में सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन देखी थी। उसी के साथ साथ हमने ये भी देखा था कि टीबी को हम कैसे रोक सकते हैं। तो इसलिए वो वाला आर्टिकल अगर आपने नहीं देखा है, 8 या 9 मार्च के आसपास वाला वो आर्टिकल होगा, तो वो अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी ज़रूर देखिए। देखिए काफ़ी एस्पिरेंट्स को ऐसा होता है कि यार आज 224 है तो क्या हमें 1 मार्च का जो एनालिसिस है वो देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए? बिल्कुल देखना चाहिए। देखिए क्या है कि जो न्यूज़ है वो बासी उन लोगों के लिए होती है जो नॉर्मली सिर्फ न्यूज़ पढ़ रहे हैं। लेकिन जो यूपीएससी एस्पिरेंट है या फिर कोई स्टेट पीएससी की पढ़ाई कर रहे हैं वो एस्पिरेंट है, तो उनके लिए कभी भी न्यूज़ जो है वो बासी नहीं होती है। क्योंकि एग्जाम में 1 साल पहले की जो न्यूज़ है वो पूछी जाती है, इसलिए आपके लिए साल भर की जो न्यूज़ है वो ताज़ा ही न्यूज़ रहती है। इसीलिए अभी तक आपने अगर अभी शुरू किया एनालिसिस देखना तो आप 1 मार्च से जब हमारा एनालिसिस जो है वो शुरू हुआ है तब से सारे जो वीडियोज़ है वो देख सकते हो। आप themmacademy.in ये वेबसाइट पर अगर जाओगे, themmacademy.in ये वेबसाइट पर अगर जाओगे तो वहाँ पर आपको न्यूज़पेपर जो है वो डेट वाइज मिल जाएंगे। मतलब वहाँ पर आपको न्यूज़पेपर के वहाँ पर जाना है देन उसके बाद जो भी डेट का न्यूज़पेपर चाहिए वो सर्च करना है, सीधा न्यूज़पेपर जो यहाँ पर आ जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप वहाँ पर देख सकते हो। तो अब यहाँ पर एम अकेडमी ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे। इसमें आपको एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, गवर्नेंस, एथिक्स, मतलब जीएस 1 2 3 4 सभी देखने को मिलेंगे। हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है, डेमो लेक्चर्स भी आप देख सकते हो। देन प्रोफाइल पर जा सकते हो, वेरियस प्लान्स आपको नजर आएंगे। लोएस्ट क्वालिटी, लोएस्ट प्राइजेस पर है, लोएस्ट प्राइजेस मतलब इतने कम प्राइस आपको कहीं पर देखने को नहीं मिलेंगे। तो हमारा मोटिव ही है कि भाई यहाँ पर हर गाँव से हम सितारे निकालेंगे और निकाल कर रहेंगे। तो इससे जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एम अकेडमी ऐप और वीडियोज़ को एंजॉय कीजिए। तो आइए यहाँ पर हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या अहिर रेजिमेंट होनी चाहिए, क्यों यहाँ पर मांग की जा रही है अहिर रेजिमेंट की, यहाँ पर रेजिमेंट क्या होता है, ये सभी चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली अगर हम देखते हैं तो 1962 में, 1962 में जो रिजामला ये जो लड़ाई हुई थी उसमें जो अहिर रेजिमेंट है उनकी असाधारण बहादुरी के वजह से काफ़ी ज़्यादा वो प्रचलित हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा उनका नाम हो गया था। और इसी वजह से यहाँ पर वो कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर जब आप जो जाति के बलबूते पर आप जो रेजिमेंट यहाँ पर गिना रहे हो या फिर गिरा रहे हो, तो यहाँ पर अहिर रेजिमेंट जो है ये भी होनी चाहिए। और इसी तरीके से वेरियस जो जाति के आधार पर जो रेजिमेंट है वो यहाँ पर अक्सर मांग उसकी की गई है। तो अब यहाँ पर आज के इस वीडियो में डिटेल एनालिसिस हम इसका देखेंगे कि भाई अहिर रेजिमेंट जो है वो बेसिकली होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैसिव ट्रैफिक जाम जो है वो हमें देखने को मिल रहा है दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर, क्योंकि जो प्रोटेस्ट है वो यहाँ पर चल रहे हैं। तो अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं रेजिमेंट बेसिकली क्या है, क्योंकि यहाँ पर अहिर रेजिमेंट जो उसकी मांग की जा रही है। तो रेजिमेंट आप समझ लीजिए कि एक लड़ने वाली एक टुकड़ी, ठीक है, वो हम यहाँ पर बोल सकते हैं।
तो मतलब आसान शब्दों में समझने के लिए एक टुकड़ी है जो यहाँ पर लड़ने के लिए तैयार है, तत्पर है। तो बेसिकली रेजिमेंट अगर आप देखोगे तो एक फाइटिंग फोर्स है, ठीक है। और इसमें स्मॉलर फाइटिंग यूनिट्स भी हमें देखने को मिलते हैं जिसको बटालियन कहा जाता है। तो बटालियन आपने कई जगहों पर, कई मूवीज में ये जो वर्ड है ये सुना होगा। तो रेजिमेंट बेसिकली एक फाइटिंग फोर्स है और उसमें अगर हम देखते हैं तो यूनिट्स जो गिराए जाते हैं उसको हम बटालियन कहते हैं। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो इंडियन आर्मी है उसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है कि यहाँ पर हमें जो हेडक्वार्टर है वो देखने को मिलता है। यहाँ पर ऑपरेशन कमांड जो है वो देखने को मिलता है, टोटल 6 है। ये कमांड किए जाते हैं लेफ्टिनेंट जनरल के द्वारा। देन उसके बाद यहाँ पर CORPS देखने को मिलता है। यहाँ पर डिवीजन देखने को मिलते हैं। देन डिवीजन के बाद ब्रिगेड देखने को मिलती है। ब्रिगेड के बाद हमें बटालियन, रेजिमेंट जो है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। राइफल कंपनी होती है, प्लाटून होते हैं एंड देन सेक्शन होता है। तो इस तरीके से जो स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा वो यहाँ पर पाया जाता है। अब खासियत ये है कि यहाँ पर जो रेजिमेंट, ये चीज़ की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो रेजिमेंट जो है ये यहाँ पर जाति के आधार पर कई सारे रेजिमेंट ऑलरेडी हमारे यहाँ पर देखने को मिलती है और इसीलिए अलग अलग जातियों के आधार पर जो रेजिमेंट है उसकी यहाँ पर मांग की जाती है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 1857 का हमारे यहाँ पर रिवोल्ट होता है। 1857 का रिवोल्ट जो है वो बेसिकली यहाँ पर काफ़ी बड़ा विद्रोह होता है, काफ़ी बड़ा उठाव होता है, जहाँ पर जो ब्रिटिश है वो यहाँ पर कंप्लीटली शेकन हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि भाई अगर ये और ज़्यादा चल गई तो फिर उन्हें यहाँ पर भारत जो है उसको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन उस समय समस्या ये थी कि यूनिटी जो है वो नेशनलिज्म की भावना के साथ नहीं थी कि भाई हमको यहाँ पर भारत जो है उसको आज़ाद कराना है, उस तरीके की भावना नहीं थी। और भी काफ़ी कुछ रीजंस थे जो हमने ऑलरेडी हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर जो उसमें कवर किया हुआ है एम अकेडमी ऐप पर। तो यहाँ पर 1857 का जो रिवोल्ट है उसके बाद ब्रिटिशर्स को ये समझ में आ गया कि भाई यहाँ पर क्या है कि जो हमारी तरफ से लड़ रहे हैं उनकी एक रेजिमेंट यहाँ पर हम बना देंगे जिससे कि हमारे हक के साथ वो लड़ते रहेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हुआ कि जब डायरेक्ट कंट्रोल यहाँ पर आ गया, क्योंकि 1857 की जो लड़ाई है उसके बाद डायरेक्ट कंट्रोल, जो ब्रिटिश कंट्रोल है वो यहाँ पर इंडिया पर स्थापित हो जाता है। और इसी तरीके से यहाँ पर जो वेरियस फॉर्म्स है उनको यहाँ पर, अब क्योंकि क्या हुआ था जब हमें 1857 का रिवोल्ट देखने को मिला उस समय पर जो बंगाल है वहाँ से काफ़ी ज़्यादा विद्रोह हुआ है ना, जो बॉम्बे बोलिए, मद्रास प्रेसिडेंसी बोलिए, ये काफ़ी बड़े उफान पर थे। और उसी वजह से ऐसा हुआ कि जो बंगाल है वहाँ से जो सोल्जर्स है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी अगर आप देखोगे तो अपने साथ यूरोप के सोल्जर्स सारे के सारे लेकर नहीं आए थे, है ना, लेकिन ऊंचे पद पर हमेशा यूरोपियन सोल्जर्स देखने को मिलते थे और बाकी यहाँ पर इंडिया से वो रिक्रूट करते थे। तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया, जो बंगाल है वहाँ से थोड़ा रिक्रूटमेंट जो है वो कम कर दिया, रेशो चेंज कर दिया था, याद कीजिए। देन उसके बाद उन्होंने जो उनके लिए फॉर में थे, जो उनके हक के लड़ाई लड़ रहे थे, उनकी यहाँ पर जो है रेजिमेंट में इंक्रीज कर दिया। जैसे कि गोरखा जो है ना, उनका यहाँ पर इंक्रीज कर दिया था। नेपाल से अगर हम बात करते हैं, सिख जो है उनको पता चला कि भाई ये काफ़ी तत्परता से और काफ़ी साथ में लड़ते हैं, तो उनको यहाँ पर रिक्रूटमेंट जो उनकी बढ़ा दी थी। इस तरीके से हमें देखने को मिला। ये जो इन्फेंट्री रेजिमेंट्स है इनको डिमार्केट किए गए रीजनल लाइन पर, कास्ट पर, कम्युनिटी पर, क्योंकि जो कम्युनिटी ब्रिटिशर्स के हक के साथ लड़ने के लिए तत्पर है उनकी एक रेजिमेंट बना दी गई। जो रीजनल लाइन है कि भाई ये जो रीजन है ये ब्रिटिशर्स का है और यहाँ पर जो लोग हैं ब्रिटिशर्स के फॉर है, इसलिए यहाँ पर जो लोग रहेंगे वो यहाँ पर हमारे साथ ही लड़ेंगे। इस तरीके से यहाँ पर इन्फेंट्री जो है, रेजिमेंट जो है यहाँ पर बनाए गए। और इस बलबूते पर वेरियस जाति के आधार पर भी रेजिमेंट हमें देखने को मिलते हैं, रीजन के आधार पर भी रेजिमेंट देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो मद्रास रेजिमेंट है, राजपूताना राइफल राजपूत रेजिमेंट हमें देखने को मिलती है, डोगरा रेजिमेंट हमें देखने को मिलती है, सिख रेजिमेंट हमें देखने को मिलती है, जाट रेजिमेंट हमें देखने को मिलती है ना, पंजाब रेजिमेंट हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके से वेरियस रेजिमेंट जो है वो यहाँ पर पाए गए। तो अब यहाँ पर समस्या ये आ रही है कि भाई जो यहाँ पर अहिरवाल रीजन है, अहिरवाल रीजन जो सदर्न हरियाणा, मतलब आप देख सकते हो ये वाला जो बेसिकली पोर्शन है, तो सदर्न हरियाणा का जो रीजन है उस के आसपास यहाँ पर जो मतलब लीडर्स है वो यहाँ पर निकल कर आते हैं कि जो रिवोल्ट 1857 का बोलिए, उसी के साथ साथ यहाँ पर जो सोल्जर्स है उन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया था इंडियन आर्मी के लार्ज नंबर पर। उसी के साथ साथ जो वेरियस जो लड़ाई हुई थी उसमें यहाँ पर जो हमने अपना योगदान दिया है उसके बलबूते पर अब यहाँ पर अहिर रेजिमेंट जो है वो भी होनी चाहिए। फिर वो क्यों नहीं, जब आप जाति के आधार पर अलग अलग रेजिमेंट्स बांट ही रहे हो, दे ही रहे हो, तो फिर अहिर जिन्होंने इतना काम किया, इतना नाम किया है, उनकी यहाँ पर जो रेजिमेंट है वो क्यों आप नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पर बेसिकली अगर आप देखोगे तो कम्युनिटी जो है वो यहाँ पर नेशनल लाइमलाइट में आती है। स्टोरी ऑफ ब्रेवरी, जब अहिर ट्रूप्स की
बैटल ऑफ रेजांगला 1962 में वाइडली यहाँ पर नोन की जाती है, क्योंकि आज़ादी के बाद हुई थी। इसीलिए इतनी बड़ी जब इनका लाइमलाइट में आ जाते हैं तो फिर ये बोल रहे हैं कि भाई हमारे भी लिए यहाँ पर एक रेजिमेंट होनी चाहिए, है ना, हम हमारे जो लोग हैं वहाँ पर रिक्रूट होते रहेंगे। तो अब यहाँ पर सवाल ये भी आता है कि रेजांगला जो है ये क्या है, मतलब किस तरीके की लड़ाई थी। तो यहाँ पर आपको रेजांगला पास जो है वो देखने को मिलता है। बेसिकली एक पास है और यहाँ पर जो लड़ाई है वो की गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हो जो अक्साई चीन वाला इलाका देखने को मिलता है, तो ये वाला इलाका बेसिकली लद्दाख में जो है वो हमें देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी आपको पता रहना चाहिए, तो रेजांगला जो है ये माउंटेन पास है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लद्दाख में। ये लोकेटेड है विलेज ऑफ चुस्लू एंड यहाँ पर स्पेंगुर लेक जो है उसके बीच में। और उसी के साथ यहाँ पर जो साइट है हीरोइक बैटल 18 नवंबर 1962 में हुआ था। तो ये बेसिकली क्या हुआ था, चाइनीज़ जो है उनको यहाँ पर खदेड़ दिया गया था। चाइनीज़ जो है यहाँ पर बेसिकली उनका ये उन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से लड़ाई की थी, आखिरी दम तक लड़ाई की थी। तो अहीर जो है रिक्रूट किए जा रहे थे इंडियन आर्मी वेरियस रेजिमेंट्स में। यहाँ पर उनकी पर्टिकुलर उनकी रेजिमेंट नहीं थी, यहाँ पर वेरियस रेजिमेंट्स में उनको इंक्लूड किया जा रहा था। इसमें अगर आप देखोगे तो बेसिकली जो कुमाऊं है उसमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिक्रूटमेंट हो रही थी, है ना, वेरियस रेजिमेंट में उनका इंक्लूडेड जो है वो किया जा रहा था। एंड अहीर जो है इनिशियली रिक्रूट किए जाते हैं साइजिबल नंबर 19 हैदराबाद रेजिमेंट में। देन उसके बाद कुमाऊं रेजिमेंट जो है उसमें उनका जो है वो इन्वॉल्वमेंट होता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 1902, देखिए आज़ादी के पहले की बात हो रही है, 1902 में रेजिमेंट जो है वो लिंक की जाती है निज़ाम ऑफ हैदराबाद के साथ। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको एग्जाम में प्रीलिम्स में आ सकते हैं। देन 1922 में अनदर रीऑर्गेनाइजेशन होता है इंडियन आर्मी का। कंपोजिशन जो है यहाँ पर 19 हैदराबाद रेजिमेंट के वो यहाँ पर चेंज किए जाते हैं। डेक्कन मुस्लिम जो उनको रिमूव कर दिया जाता है। 1930 में क्लास कंपोजिशन जो उसको चेंज किया जाता है एंड कुमाऊं जाट अहीर्स मिक्स्ड क्लास जो है वो यहाँ पर बनाई जाती है। 1945 परमिशन जो है वो दी जाती है कि नाम जो है रेजिमेंट का चेंज किया जाए एंड वो यहाँ पर कुमाऊं जो है वो रेजिमेंट यहाँ पर बन जाती है। तो अब यहाँ पर अहीर रेजिमेंट जो है उसके लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मांग हो रही है। तो अब यहाँ पर आर्मी जो है उनका क्या कहना है। आर्मी ने यहाँ पर बेसिकली रिजेक्ट की है ये जो डिमांड है अहीर रेजिमेंट होनी चाहिए, बेसिकली आर्मी ने यहाँ पर इसको रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जितने ऑलरेडी बने हुए थे, क्योंकि आज़ादी के पहले यहाँ पर बने हुए हैं और उसी को हमने यहाँ पर कंटिन्यू रखा है। अब यहाँ पर और जाति के आधार पर लेकर आना, फिर तो यहाँ पर रेजिमेंट बहुत सारे बनते जाएंगे। तो इसको अभी और हमें बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कास्ट बेस्ड रेजिमेंट जो है अभी हमें नहीं चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि यहाँ पर जो कास्ट है रिलीजन है ना, तो ऑलरेडी यहाँ पर काफ़ी सारे हैं, डोगरा है, सिख है, राजपूत है, पंजाब रेजिमेंट है, ये यहाँ पर कंटिन्यू रहेंगे। लेकिन नए और यहाँ पर कोई भी ऐड जो है वो नहीं होंगे। जैसे कि यहाँ पर कलिंगा रेजिमेंट बोलिए, हिमाचल रेजिमेंट बोलिए, अहीर रेजिमेंट बोलिए, गुजरात रेजिमेंट बोलिए, या कोई भी ट्राइबल रेजिमेंट जो उनको यहाँ पर एंटरटेन नहीं किया जाएगा, ऐसा यहाँ पर आर्मी के द्वारा कहा जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर एक फन फैक्ट है आपके लिए। आपको क्या पता है, शायद आपको पता नहीं होगा कि जो प्रेसिडेंट के बॉडीगार्ड हैं, हमारे जो राष्ट्रपति उनके जो बॉडीगार्ड होते हैं, उनको सिर्फ जाट सिख या राजपूत में से ही रिक्रूट किया जाता है। जी हाँ, यहाँ पर बेसिकली अगर आप देखोगे तो लगेगा आपको कि कास्ट के बेसिस पर यहाँ पर रिक्रूट किया जा रहा है। बाकी लोग यहाँ पर राष्ट्रपति जो उनके बॉडीगार्ड नहीं बन सकते हैं। बॉडीगार्ड बनने का अधिकार सिर्फ जाट सिख और राजपूत जो है इनको ही देखने को मिलता है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए ऐसा बेसिकली अगर देखा जाए तो पिटीशन भी दाखिल की गई थी कोर्ट में और ये बोला गया है कि ये बेसिकली कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, क्योंकि फिर ये तो आर्टिकल वॉयलेट करता है, हमारा आर्टिकल 14 वॉयलेट करता है, आर्टिकल 15 वॉयलेट करता है ना। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये कहा गया है कि ये कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, बल्कि जो डिस्क्रिमिनेशन है फिजिकल स्टैंडर्ड के ऊपर है। जैसे कहा गया है ना कि हमारे आर्टिकल 14-15 में बोले कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन है ऐसा कहा जा रहा था, तो ये आर्टिकल जो है वॉयलेट करता है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा कि कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, बेसिकली ये फिजिकल फंक्शनरीज जो है उसके बलबूते पर डिस्क्रिमिनेशन है, फिजिकल स्टैंडर्ड जो उसके बलबूते पर डिस्क्रिमिनेशन है। फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर सेट किया गया है 6 फीट मिनिमम यहाँ पर रहना चाहिए। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो हॉर्समैन है उसमें एक्सपर्ट रहना चाहिए, जो यहाँ पर समझ लीजिए जो अलग अलग कॉम्बैट ट्रेनिंग है उस पर यहाँ पर सही तरीके से रहना चाहिए, है ना। तो बेसिकली जो फीचर है ये इन लोगों में पाए जाते हैं, इसी वजह से यहाँ पर यही लोग जो है वो रिक्रूट किए जाएंगे, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। लेकिन बाकी जो अब जो अलग अलग इस कम्युनिटी के लोग हैं वो भी ये कह रहे हैं कि हमारी इसमें भी उसी तरीके के फीचर्स देखने को मिलते हैं, तो हमको क्यों नहीं इंक्लूड कर रहे हो। तो ये भी एक चीज़ देखने को मिलती है, शायद आपको ये नहीं पता होगा, इसलिए मैंने सोचा कि आपको यहाँ पर बता दूँ। तो अब मुझे आप बताइए कि आपकी क्या राय है, आपको यहाँ पर क्या लगता है
कि क्या अहिर रेजिमेंट को यहाँ पर लाया जाना चाहिए? आपकी जो राय है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बड़ा अच्छा लगेगा कमेंट सेक्शन में अगर आप बताओगे, और उसी के साथ आप डिबेट भी कर सकते हो, क्योंकि जितना हम डिस्कशन करेंगे उतना ही बेहतर तरीके से हम इन चीज़ों को याद रख पाएंगे। तो हमें उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं एमपी कोटा फॉर केंद्र विश्वविद्यालय एडमिशंस, ये यहाँ पर जाने चाहिए ऐसा ऑथर के द्वारा कहा जा रहा है। तो ये क्या कर रहा है? ये बेसिकली जो क्वालिटी एजुकेशन की उसको डिग्रेड कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उसके भी यहाँ पर ये अगेंस्ट में जा रहा है। कैसे? अब हो क्या रहा है, देखिए यहाँ पर हमें एक बेसिकली रिजर्वेशन टाइप देखने को मिलता है, जहाँ पर मतलब जो स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पर जगह दी जाती है, उनको यहाँ पर सीट दी जाती है एमपीज के द्वारा। ये एक स्कीम है। ये स्कीम की जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है उसमें यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई 1975 में, और इस स्कीम के तहत जो एमपीज है उनको यहाँ पर एक अधिकार मिलता है कि वो यहाँ पर रिकमेंड करेंगे स्टूडेंट को कि भाई इसको ये जो है यहाँ पर एडमिशन मिलनी चाहिए। तो ये भी स्कीम शायद आपको नहीं पता होगी। करंटली यहाँ पर स्कीम जो है वो अलाउ करती है हर एक एमपी को कि वो रिकमेंड करे 10 स्टूडेंट जो है फॉर एडमिशन इन केंद्रीय विद्यालय। ठीक है, जो केंद्रीय विद्यालय है उसमें एक एमपी 10 स्टूडेंट को यहाँ पर रिकमेंड कर सकता है कि इसको यहाँ पर एडमिशन जो है वो दे दो। ठीक है, ये स्कीम पहले बंद कर दी गई थी लेकिन फिर उसको इंट्रोड्यूस किया गया। अब देखिए इसमें आपको लगेगा कि भाई पहली रिजर्वेशन दिया हुआ है ना। पहले समझ लीजिए अगर 100 सीट है उसमें से 50% जो है वो रिजर्वेशन में चल जाते हैं। देन उसके बाद 50 जो सीट्स है, 50 जो स्टूडेंट्स है वो यहाँ पर जनरल कैटेगरी के आ जाएंगे। अब यहाँ पर ये जो 10 रिकमेंड किए जाने हैं तो ये कहाँ से आएंगे? तो ये बेसिकली ये एक्स्ट्रा लिए जाएंगे, एक्स्ट्रा। ये जो 100 है, ऑलरेडी 100 की जो कैपेसिटी है इसके अलावा यहाँ पर और 10 दिए जाएंगे, मतलब कैपेसिटी ही अब 110 जो है वो यहाँ पर हो जाएगी। तो ये यहाँ पर हमें चीज़ जो है वो देखने को मिलती है। अब आपको लगेगा फिर प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा है और 10 स्टूडेंट जो है वो पढ़ लेंगे, है ना। लेकिन यहाँ पर एक टेक्निकल एरर जो है वो भी हमें देखने को मिलता है, क्योंकि देखिए टोटल अगर आप देखोगे तो 543 एमपीज हमें देखने को मिलते हैं, है ना, लोकसभा के। राज्यसभा के अलग से हमें 245 एमपीज देखने को मिलते हैं। मतलब इन लोगों का अगर हम मिला ले और हर एक अगर 10 यहाँ पर स्टूडेंट जो उनको नॉमिनेट करे या फिर उनके एडमिशन करवाए, तो टोटल यहाँ पर 8,000 के आसपास एडमिशन जो है वो यहाँ पर किए जाएंगे इस कोटा के आधार पर एक साल में, है ना। मतलब समझ लीजिए 8,000 स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर एक्स्ट्रा लिए जाएंगे। अब जब एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं तो क्या हमारे पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर है? क्या हमारे पास, क्योंकि केंद्रीय विद्यालयों की बात हो रही है यहाँ पर, तो क्या हमारे पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर है? क्या हमारे पास जो पीपल टीचर रेशियो है क्या उतना हमारे पास अवेलेबल है? क्योंकि ये भी यहाँ पर एक रेशियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये जो रेशियो है ये बेसिकली स्टैंडर्ड सेट किया गया है कि भाई एक इसके 25 या 26 जो है वो स्टूडेंट रहना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पर 50 के आसपास स्टूडेंट के लिए एक टीचर जो है वो देखने को मिलता है। तो इसीलिए हमारा स्कूल में जो सिनारियो है ऑलरेडी डगमगाया हुआ है, उसमें और एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स आ जाएंगे तो और ये रेशियो जो है वो बिसक जाएगा। इससे यहाँ पर जो ऑथर है उनके द्वारा बोला जा रहा है कि ये जो है ये हमारे क्वालिटी को डिग्रेड करता है, क्योंकि बेसिकली जो स्टूडेंट के ऊपर ध्यान देना चाहिए उतना ध्यान जो है वो नहीं दिया जा सकता है जो टीचर्स है उनके द्वारा। तो इसके वजह से क्वालिटी जो है वो बेसिकली डिग्रेड होती है ना। तो ये जो है ये कोटा ये यहाँ पर डिप्राइव कर रहा है, ये बेसिकली क्या कर रहा है, डिप्राइव कर रहा है 4,000 के आसपास स्टूडेंट्स को उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है कि भाई यहाँ पर उनको पढ़ने का अधिकार है ना, लेकिन उनको यहाँ पर सही तरीके से पढ़ने का अधिकार ही नहीं मिल पा रहा है, ये ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ध्यान नहीं देंगे मतलब समझ लो कि यहाँ पर जो अस्पताल है उसमें लाते जाओ लोगों को, लेकिन अगर बेड ही अवेलेबल नहीं है तो मतलब बनेगा क्या? नहीं। उपचार ही नहीं हो रहा तो मतलब बनेगा क्या? नहीं। तो यहाँ पर बेसिकली पढ़ने के लिए स्कूल जा रहे हैं, सिर्फ बैठने के लिए नहीं जा रहे कि हाँ हाँ इन्होंने पढ़ लिया। तो यहाँ पर पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है, यहाँ पर जो उनको समझना है वो ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आगे जाकर वो स्किल ले सके और जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उसको हम एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट कर सके। तो ये चीज़ें जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो बेसिकली आपकी क्या यहाँ पर राय है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब देखिए यहाँ पर अगर हम फ्रंट पेज देखते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि इंडिया जो है उसने यहाँ पर टॉप किया है जो एक्सपोर्ट है उसमें। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है और बहुत अच्छी न्यूज़ है हमारे लिए कि इंडिया जो है वो यहाँ पर बेसिकली एक्सपोर्ट अगर आप देखोगे तो टारगेट ऑफ $400 बिलियन का यहाँ पर उसने सेट किया था और वो यहाँ पर अचीव होता हुआ देखने को मिला है। तो ये एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। देखिए क्या होता है कि जब भी एक्सपोर्ट इंक्रीज होता है तो एक्सपोर्ट इंक्रीज होने की वजह से जो हमारा डेफिसिट है, करंट अकाउंट डेफिसिट बोलिए, वो यहाँ पर रिड्यूस होता है। जो फॉरेक्स रिजर्व है वो हमारे पास आता है,
फॉरेक्स रिजर्व जाता नहीं है। जितना हम इंपोर्ट करेंगे उतना ही हमारा पैसा जा रहा है, जितना हम एक्सपोर्ट करेंगे हमारे पास पैसा आ रहा है। और एक्सपोर्ट करने से जो मेक इन इंडिया है इसको भी यहाँ पर बूस्ट मिलता है ना। तो टारगेट जो यहाँ पर अचीव किया गया है, इससे एक बूस्ट भी मिलेगा। जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं वो यहाँ पर सक्सेसफुल होती हुई भी देखने को मिल रही है। और उसी के साथ साथ जो हमारा फाइनेंशियल इकोनॉमी है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, वो भी यहाँ पर सुदृढ़ होता हुआ हमें देखने को मिलता है। तो ये एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर देखने को मिल रही है वो है रेप इज़ रेप इवन इफ मैन इज़ हस्बैंड। देखिए, हमें ये देखने को मिला था कि भाई अगर शादी हुई है और हस्बैंड अगर रेप करता है तो बेसिकली रेप कंसिडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऐसा बोला जाता था कि भाई वाइफ जो है वो प्रॉपर्टी है हस्बैंड की, है ना। ऐसा कई सिनारियोज में देखने को मिला था। लेकिन यहाँ पर कर्नाटका हाई कोर्ट जो उनके द्वारा यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो मैरिटल रेप है उस पर जो डिबेट यहाँ पर चल रही है, तो कर्नाटका हाई कोर्ट जो है उसने यहाँ पर बोला है कि जो बेसिकली इंस्टेड कॉल्ड लॉ मेकर्स टू हियर वॉइस ऑफ साइलेंस। जो वॉइस ऑफ साइलेंस होती है, मतलब क्या है, जो महिला है, जो बीवी है, वो यहाँ पर साइलेंट रहती है कि नहीं यार ये तो मतलब हस्बैंड का यही होगा, है ना। तो ये चीज़ जो है इसके लिए यहाँ पर बोला है कि मैन इज मैन एंड एक्ट इज एक्ट एंड रेप इज रेप। तो ये यहाँ पर बोला गया है कि अगर हस्बैंड भी है ना, अगर विमेन जो है वो वाइफ भी है, स्टिल यहाँ पर अगर वो किया जा रहा है तो वो रेप जो है वही कहलाएगा। तो ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है। और शॉर्टली यहाँ पर समझ लीजिए कल या परसों में ही यहाँ पर इसके ऊपर हमें आर्टिकल जो है वो भी देखने को मिलेगा, जो हम काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल तरीके से डिस्कस करेंगे, जिससे कि हमें एक प्रॉपर आंसर राइटिंग के लिए भी जो है वो मिल जाएगा। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पर सेकेंड पेज देखते हैं तो यहाँ पर वही चीज़ जो है उसको दोहराया जाता है। सिटी में अगर हम देखते हैं तो कोई भी खास न्यूज़ जो है वो हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है कि भाई एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़बरदस्त कोई न्यूज़ होगी। देन उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पेज देखते हैं तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी न्यूज़ जो है वो देखने को नहीं मिल रही जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। एंड देन उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं यहाँ पर, तो स्टेट लेवल न्यूज़ जो है वो हमें देखने को मिल रही है। और स्टेट लेवल न्यूज़ में भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बहुत ही ज़बरदस्त कोई हमें देखने को मिले। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो एक्सप्रेस नेटवर्क में यहाँ पर कोई गोडाउन जो है उसमें फायर लग गई है, तो यहाँ पर ये हो रहा है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर जो कोविड है उसकी न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। पार्लियामेंट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बोला जा रहा है नेहरू शुड नॉट हैव टेकन द कश्मीर इशू टू यूएन। जो कश्मीर मुद्दा है उसको यूएन में जो नेहरू है वो लेकर गए थे, तो वो नहीं लेकर जाना चाहिए था। उसकी वजह से जो मुद्दा है वो इंटरनेशनलाइज हो गया। नहीं तो पहले तो हमने यही बोला था कि भाई मुद्दा जो है वो बेसिकली दोनों के बीच में रहेगा, है ना। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊँ तो कश्मीर जो है, जब हमें आज़ादी मिली 1947 में, उस समय पर जो कश्मीर है उसने ये बोला था, राजा हरि सिंह थे, उन्होंने बोला था कि कश्मीर जो है वो ना ही, क्योंकि उस वक्त ये बोला गया था जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे, 550 के आसपास प्रिंसली स्टेट्स थे, उनको ये बोला गया आप तो या तो भारत को ज्वाइन कर सकते हो या पाकिस्तान को कर सकते हो, या तो आप न्यूट्रल रह सकते हो, किसी को भी ज्वाइन नहीं कर सकते हो। तो उसमें से 3 थे ऐसे, एक हैदराबाद था, एक जूनागढ़ था और एक कश्मीर था, जिन्होंने कहा था कि हम ना ही भारत को ज्वाइन करना चाहते हैं ना ही पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते हैं। लेकिन फिर हैदराबाद जूनागढ़ जो है उनको भारत में शामिल कर लिया गया अलग अलग ऑपरेशंस के जरिए। कश्मीर जो है, हरी सिंह, उनको यह था कि मैं स्विट्जरलैंड बनाऊंगा एशिया का कश्मीर को, तो मुझे किसी को भी ज्वाइन नहीं करना है। लेकिन फिर पाकिस्तान जो उसकी लालच जो है वो तो बढ़ती गई, उसने पश्तून जो है उनको भेजा कि भाई लड़ाई करो। तो अब वो अंदर घुसपैठ करने लगे कश्मीर के, तो राजा हरी सिंह जो है उसकी फट गई। राजा हरी सिंह आया भारत के पास कि यार मदद करो मदद करो मदद करो। उस समय पर जो हमारी सरकार थी, नेहरू थे, उन्होंने कहा कि भाई हम मदद कैसे करेंगे, मुझे बताओ कैसे करेंगे। अब समझ लो कि आप अगर हमारा कपड़ा जो है वो हमारा कपड़ा ही नहीं है, अब कोई और आकर आपका कपड़ा चुरा रहा है, वो तो आपका मुद्दा है। अब उसके लिए कि हम उसमें इंटरफेयर करें, उसके लिए वो जो कपड़ा है वो कपड़े को हमारा बनाना पड़ेगा, तब जाकर हम वो कपड़े के लिए लड़ाई लड़ेंगे। उसी तरीके से यहाँ पर कश्मीर जो है वो तो हमारा है ही नहीं, तो फिर हम यहाँ पर अगर आएंगे तो फिर इंटरनेशनल ग्राउंड पर ये होगा कि हम यहाँ पर पाकिस्तान के साथ लड़ाई कर रहे हैं ज़बरदस्ती की। तो अगर आप चाहते हो कि हमारे सोल्जर्स, हमारी आर्मी आपको बचाए, तो पहले कश्मीर जो है उसको भारत में शामिल होना पड़ेगा। तो उससे साइन होता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कि हाँ हम यहाँ पर भारत जो है उसमें शामिल होना चाहते हैं, ठीक है। उसमें बस समझ लीजिए डिफेंस जो है, कम्युनिकेशन जो है, ये मेन जो चीज़ें हैं, करेंसी जो है ये बेसिकली इंडिया के पास, बाकी उनकी कॉन्स्टिट्यूशन सेपरेट फ्लैग, ये सारी चीज़ें। पहले तो वीज़ा भी लगता था कश्मीर में जाने के लिए। तो इस तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिली। और पाकिस्तान जो है उसका ये बोलना था कि नहीं, ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है ये दबाव में साइन किया गया है, ये बेसिकली हम इसको मान्यता नहीं देते हैं। देन उसके बाद लड़ाई जो है वो हुई, काफ़ी लड़ाई हुई, क्योंकि इंडियन आर्मी ने तो उनको खदेड़ दिया था पाकिस्तान को, है ना। मतलब पहले से ही वो हारते रहे हैं तो उनको खदेड़ दिया था।
फिर उसके बाद ये जो मुद्दा है ये बेसिकली नेहरू यूएन में लेके चले गए, यूनाइटेड नेशन में। तो यूनाइटेड नेशन ने बोला कि भाई पहले तुम अपने ट्रूप्स जो है उनको पीछे हटाओ, ट्रूप्स अगर दोनों के पीछे हट जाते हैं तो प्लेबिसाइड जो है वो करवाना पड़ेगा, जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं उनका प्लेबिसाइड करवाना पड़ेगा। देन प्लेबिसाइड अगर हो जाता है देन उसके बाद वो डिसाइड करेंगे लोग कि उनको भारत में रहना है या पाकिस्तान में रहना है या इंडिपेंडेंट रहना है। तो ऐसा यहाँ पर करने को कहा गया, लेकिन जो पहली कंडीशन थी कि ट्रूप्स अपने पीछे खींचने चाहिए, तो पाकिस्तान ने अपने ट्रूप्स जो है वो पीछे खींचे ही नहीं। इस वजह से जो प्लेबिसाइड है, दूसरी जो कंडीशन थी वो यहाँ पर करना कोई अनिवार्य बनता ही नहीं था। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो बेसिकली यहाँ पर नेहरू जो उन्होंने यूएन की तरफ नहीं लेकर जाना चाहिए था, आपसी में ही ये जो मामला है वो सुलझाना चाहिए था। इसके वजह से क्या हुआ, जो मुद्दा है बहुत ज़्यादा इंटरेक्शनलाइज हो गया। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है। तो कश्मीर अब काफ़ी सुर्खियों में रह रहा है। यूएई जो है वो इन्वेस्टमेंट की वजह से भी, कश्मीर फाइल जो मूवी आई है, जिनोसाइड जो दिखाया गया है कश्मीरी पंडित पर, उसकी वजह से भी, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर कोई भी और बाकी न्यूज़ जो है यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। बाकी हमने यहाँ पर जो एडिटोरियल पेज बोलिए, आइडियाज़ पेज बोलिए एंड एक्सप्लेन सेक्शन यहाँ पर देखा हुआ है। गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स अगर आप देखोगे तो धामी जो है वो यहाँ पर उत्तराखंड के नए चीफ मिनिस्टर जो है वो बनते हैं। एंड उसी के साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बाकी जो न्यूज़ है वो कोई निकल कर नहीं आ रही। एक्सप्लेन सेक्शन भी हमने देखा हुआ है। वर्ल्ड अगर हम देखते हैं वर्ल्ड न्यूज़, तो उसमें भी यहाँ पर जो बड़ी कोई न्यूज़ जो है वो निकल कर नहीं आ रही है। एक है कि तालिबान जो उसने गर्ल्स का हायर एजुकेशन यहाँ पर कैंसिल कर दिया डिस्पाइट प्लेज। उन्होंने बोला था कि हम महिलाओं को यहाँ पर पढ़ने देंगे, पर उन्होंने फिर से यहाँ पर बैकआउट कर लिया है। अब ये जो देखिए एक ब्लैक बॉक्स जो है फाउंड किया गया है चाइना प्लेन क्रैश में, तो इस पर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि ब्लैक बॉक्स होता क्या है, ये जो प्लेन क्रैश हुआ है चाइना में उसकी क्या हमें उसकी इंपॉर्टेंस या रिलेवेंस देखने को मिलता है। देन उसके बाद यहाँ पर इकोनॉमी सेक्शन देखते हैं, तो इसमें भी डिजिटल करेंसी के बारे में बात की जा रही है जो ऑलरेडी बजट में डिस्कशन किया गया था, है ना। तो बाकी कुछ भी यहाँ पर इसमें खास जो है वो देखने को नहीं मिलता है। तो इस तरीके से हमें जो आज की न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ है वो देखने को मिल रही है। और जैसा मैंने आपको कहा है कि भाई आप theemacademy.in जो है वो आप वेबसाइट जो है विजिट ज़रूर कीजिए। अब देखिए आप theemacademy.in ये वेबसाइट विजिट ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको वेरियस फाउंडेशन कोर्सेज जो है IAS फाउंडेशन कोर्सेज ये देखने को मिलते हैं, प्लस आपको माइंड मैप फ्री में मिलते हैं। यहाँ पर आपको न्यूज़पेपर जो है वो भी मिल जाता है। आप न्यूज़पेपर सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पर समझ लीजिए कि आपको अगर जैसे हमने 1 मार्च से एनालिसिस जो है वो शुरू किया है, कि 1 मार्च से हम यहाँ पर एनालिसिस लेकर आए हैं, तो अब यहाँ पर समझ लीजिए कि आपको एनालिसिस जो है अभी आप 24 का देख रहे हो, लेकिन आप समझ लीजिए कि आपको एनालिसिस जो है वो कुछ 4-5 मार्च का या फिर उस दौरान का देखना है। ठीक है। तो समझ लीजिए मुझे यहाँ पर 9 मार्च का जो एनालिसिस है वो देखना है। अब मैं यहाँ पर सर्च करूँगा, ठीक है, 9 मार्च का एनालिसिस सर्च करूँगा एंड मुझे यहाँ पर 9 मार्च का एनालिसिस जो है वो मिल जाएगा एंड डायरेक्टली मैं यहाँ पर वीडियोस जो है वो देख सकता हूँ। तो इससे क्या होगा, इससे एक बेनिफिट ये रहता है कि आप सीधे जो वीडियोस है उनको एंजॉय कर सकते हो, है ना। मतलब आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाने की ज़रूरत नहीं, यूट्यूब में ढूंढने काफ़ी मुश्किल होता है। तो ये भी एक चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो, कम्प्लीटली फ्री है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।